बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने जा रहे आम चुनाव सिर्फ वहां की घरेलू राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। खासतौर पर भारत की नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव के बाद ढाका की सत्ता किसके हाथ में जाती है और नई सरकार का भारत के साथ रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस बार के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सबसे आगे मानी जा रही है, लेकिन कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी भी मजबूत चुनौती के रूप में उभरती दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के ग्राउंड से जमात इस्लामी के एक प्रमुख उम्मीदवार से बातचीत हुई है, जिससे यह साफ होता है कि जमात अब खुद को पुराने ढर्रे से अलग दिखाने और एक नई राजनीतिक छवि गढ़ने की कोशिश में है। बांग्लादेश की राजनीति पिछले 1.5 साल में भारी उथल पुथल के दौर से गुजरी है। जुलाई 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को बड़े पैमाने पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद अगस्त 2024 से देश की बागडोर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ में आई। इस अंतरिम सरकार का मकसद था हालात को स्थिर करना, राजनीतिक सुधारों की रूपरेखा तय करना और देश को निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाना। अब जब चुनाव की तारीख नजदीक है, तो बांग्लादेश की जनता एक बार फिर अपने भविष्य का फैसला करने जा रही है। कुछ टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका 14 निर्वाचन क्षेत्र से जमात इस्लामी के उम्मीदवार बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासिम अरमान से विशेष बातचीत हुई। ये सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि यहां उनका मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार संजीदा इस्लाम उर्फ तुली से है। तुली मदर्स कॉल नाम के उस संगठन की कोऑर्डिनेटर हैं जो जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों द्वारा बनाया गया है। वहीं अरमान खुद को भी जबरन गायब किए जाने का शिकार बताते हैं। उनका कहना है कि वो फांसीवाद की वापसी नहीं चाहते और अब उन्हें उम्मीद है कि देश में बदलाव के पक्ष में जनमत बनेगा। इस चुनाव के साथ साथ बांग्लादेश में जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है। ये चार्टर बांग्लादेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम दस्तावेज माना जा रहा है। इस पर 17 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हुए थे, यानी शेख हसीना सरकार गिरने के करीब 1 साल बाद। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस चार्टर को लागू करने का आदेश जारी किया था। जनमत संग्रह में संविधान सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं और मतदाताओं को इन सभी पर मिलकर एक ही हाँ या ना में वोट देना है। अगर हाँ के पक्ष में बहुमत मिलता है तो आने वाली सरकार को इन सुधारों को लागू करना होगा, भले ही सभी राजनीतिक दल हर बिंदु से पूरी तरह सहमत ना हो या हो। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बांग्लादेश में राज्य की दिशा और शासन व्यवस्था में बदलाव की मांग कब कब और कैसे उठी। 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें ये मांग भी शामिल थी कि देश की शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और लोकतांत्रिक बनाया जाए। उसी आंदोलन की कोख से जुलाई चार्टर की मांग निकली। अंतरिम सरकार के गठन के बाद लगातार ये बहस चलती रही कि बांग्लादेश को किस तरह के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है। 2025 में जब चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, तब इसे बांग्लादेश के नए राज्य ढांचे की नींव के तौर पर देखा गया। इस तरह अलग अलग चरणों में राज्य की संरचना, शासन प्रणाली और अधिकारों को लेकर मांगे उठती रहीं, जो अब जनमत संग्रह के जरिए जनता के सामने रखी गई हैं। अब बात भारत बांग्लादेश रिश्तों की करते हैं। जमात इस्लामी को ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जमात की भूमिका को लेकर आज भी विवाद और नाराजगी मौजूद है। यही वजह है कि भारत में भी जमात की संभावित सत्ता को लेकर चिंता दिखाई देती है। लेकिन मीर अहमद बिन कासिम अरमान के बयान एक बदले हुए रुख की ओर इशारा करते हैं। कुछ टीवी रिपोर्टरों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा, यानी कि दोनों देश पड़ोसी मुल्क हैं और आपस में मिलकर ही चलना होगा। उनका कहना है कि हाल ही के महीनों में भारत से दूरी बनाकर बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हुआ है और ये भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, खासकर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश अपनी लगभग पूरी भूमि सीमा भारत के साथ साझा करता है।
ये जमात के बदले हुए सुर हैं। किसी एक वक्त में जमात इस्लामी जैसी राजनीतिक पार्टी, जिसे कट्टरपंथी पार्टी कहा जाता है, वो भारत के खिलाफ अपने बयान देती थी। कट्टरपंथी जमात इस्लामी के उम्मीदवार अरमान की ये बात जमात की रणनीति में बदलाव का संकेत देती है। पार्टी को अब ये एहसास हो गया है कि सिर्फ कट्टरपंथी एजेंडे के सहारे वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि वो समाज के उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो परंपरागत रूप से उससे दूर रहे हैं। इसमें हिंदू अल्पसंख्यक और महिला मतदाता खासतौर पर शामिल हैं। जब अरमान से ये पूछा गया कि अपनी हिंदू विरोधी छवि के कारण जमात हिंदुओं का भरोसा कैसे जीतेगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बदलाव का वादा कर रही है। उनके मुताबिक जो भी बदलाव चाहता है वो धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर जमात के साथ आएगा। उन्होंने ये भी माना कि हिंदू समुदाय ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न का शिकार रहा है और वो भी बदलाव चाहते हैं। जमात ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की बात भी कबूल की है। जमात इस्लामी के सुप्रीमो डॉक्टर शफीकुर रहमान भी इसी बदली हुई सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 1 साल पहले तक उनकी पार्टी को हाशिए पर डाल दिया गया था और कुछ ही सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब जमात बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने इसे जनता की इच्छा बताया और ये कहा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। शफीकुर रहमान ने एक आधुनिक और परिपक्व बांग्लादेश की बात की है जो शासन करने के लिए तैयार है। इसी सोच के तहत उन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर देश का पहला नीति शिखर सम्मेलन आयोजित किया और 100 दिनों का शासन रोडमैप भी पेश किया। मीर अहमद बिन कासिम अरमान, जो कि जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार है हाई प्रोफाइल सीट से, कि व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी इसी चुनाव को और दिलचस्प बनाती है। जमात इस्लामी के दिवंगत नेता मीर कासिम अली के बेटे हैं, जिन्हें 1971 के युद्ध अपराधों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2016 में फांसी दे दी गई थी। अरमान ने अपने पिता की कानूनी टीम में भी काम किया था। 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद उन्हें गुप्त हिरासत में रिहा किया गया था। उन्हें जमात के शीर्ष नेतृत्व के काफी करीब माना जाता रहा है और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें एक अहम पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और करियर के लिहाज से भी अरमान खुद को एक आधुनिक नेता के तौर पर पेश करते हैं। उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई का अनुभव है और इंग्लैंड में और वेल्स से बैरिस्टर बनने की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। जमात उनकी इसी छवि का इस्तेमाल कर ये दिखाने की कोशिश में है कि पार्टी सिर्फ धार्मिक कट्टरता तक सीमित अब नहीं है, बल्कि शासन और कूटनीति को भी समझती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, ये इस बात का भी फैसला करेगा कि देश किस तरह के शासन मॉडल, किस तरह के संवैधानिक ढांचे और किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के साथ आगे बढ़ेगा। भारत के साथ संबंधों को लेकर जमात का बदला हुआ लहजा जरूर ध्यान खींचता है, लेकिन ये बदलाव कितना वास्तविक है, इसका जवाब चुनाव नतीजों के बाद की नीतियों से ही मिलेगा। इतना तय है कि 12 फरवरी के बाद बांग्लादेश की राजनीति और भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।